मॉर्निंग क्लास। आप लोग बताइए, आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पढ़ाया गया था 17, याद है कितना? कुछ याद है? अभी याद हो जाएगा। बताइए विपिन जी, गोल नंबर 8 बताइए। विपिन राय, गोल नंबर 8 उत्कृष्ट कार्य। ठीक, बताइए गोल नंबर 9 बताइए। स्वाति, गोल नंबर 9 गोल नंबर 5 बताइए कोई। लैंगिक समानता को क्या करना? कम करना। वेरी गुड। गोल नंबर 10 दो देशों के बीच में जो असमानता है या जो देश है कोई, उसके अंदर जो असमानता है, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, उसको क्या करना? कम करना। गोल नंबर 13 बताइए। ठीक, वेरी गुड। गोल नंबर 7 गोल नंबर 7 सस्ती ऊर्जा और संवहनी ऊर्जा की बात करता है। ठीक, गोल नंबर आप लोग 6 बात कर लीजिए। गुणवत्तापूर्ण जल। इसके अलावा आप बताइए गोल नंबर 15 स्थलीय पर्यटन का विकास। स्थलीय पर्यटन का क्या करना? विकास करना। इस तरीका गोल नंबर 17 हमें लगता है सबको याद है। तो इसी जैसे गोल नंबर, अच्छा आप लोग इतना अगर आपको पता है, गोल नंबर सब पता हो गए। अब देखिए, अब आप जैसे करंट अफेयर पढ़ेंगे, इसीलिए कहा जाता है सिविल तैयारी में करंट अफेयर तभी आपको अच्छे समझ में आएगा जब आपको ट्रेडिशनल पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के, ट्रेडिशनल परंपरागत जो पार्ट होते हैं वो अगर पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा। अब जैसे इसमें देखिए अगला जो इसी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पढ़ाया जाता है, आपको टारगेट दिया गया, इस पे क्या होता है ना, इसको देखने के लिए जैसे आप लोगों का पेपर कराया जाता है, एक रिपोर्ट कार्ड वार्षिक देखा जाता है कि आपके अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है, उससे मूल्यांकन किया जाता है, या टेस्ट पेपर होते हैं, इसके माध्यम से आपका मूल्यांकन होता है। ऐसे पूरे विश्व स्तर पे जब आप जानते हैं रियो 20 जब हुआ था, रियो 20 जो अगर बात करें, रियो 20 कब हुआ था? 2012 हुआ था। इसी में ही बात कर दिया गया था सतत विकास जो लक्ष्य है, इसकी बात कर दिया गया था और कह दिया गया था इसके लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप देखे थे 7 टारगेट रख दिए गए थे, 7 प्राथमिकताएं रखी गई थी, और साथ ही साथ इसी में रियो 20 में ही बात कर दिया गया था कि सतत विकास को, जो सतत विकास लक्ष्य है, इसको विकसित किया जाए, इस पे काम किया जाए। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? इतना सबको समझ में आ रहा होगा। एक रिपोर्ट का नाम डालिए, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। आप लोग हेडिंग डालिए। हो गया? ठीक, ये करंट का है, ये करंट है। देखिए ट्रेडिशनल पार्ट से करंट जोड़ा जा रहा है। ठीक, ट्रेडिशनल पार्ट से क्या जुड़ा है आपका? करंट। आइए कुछ जल्दी आइए, आगे आ जाइए, दिखाई नहीं देता। अब पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, बैठो, पीछे बैठ जाओ। आवाज तो पीछे तक जा रही है ना आप लोगों को? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जब देखेंगे आप देखिए पीसीएस एग्जाम के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए आप देखते होंगे, आप लोग करंट अफेयर को कोई बुक खरीदते होंगे तो उसमें आता है इंडेक्स, सूचकांक।
कई सारे सूचकांक भी होते हैं। सूचकांक से क्वेश्चन बनते हैं और संभावनाएं हमेशा रहती है कि हमेशा अगर आप पीसीएस पेपर देने जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के देने जा रहे हैं, या आप यूपीएससी आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं, तो सूचकांक अच्छे से पढ़ के जाएं। बस इन दोनों को पढ़ते समय, जैसे अगर पीसीएस के लिए पढ़ना है तो उसका अलग रोड मैप होता है, अगर यही सूचकांक मुझे आईएएस के लिए पढ़ना हो तो इसके लिए अलग रोड मैप होता है। दोनों का अलग अलग रोड मैप होता है। रोड मैप क्या आवाज आती है? जो रोड मैप वो भी एनवायरमेंट की क्लास है ना, जो आते रहते हैं एनवायरमेंट। हाँ, तो वैश्विक सतत विकास को सोचते हैं हमारे बारे में क्या बात कर रहा है पूरा विश्व। ठीक, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो है, ऐसे जब आप देखिए कभी भी रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट तो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कोई टीचर पढ़ाएगा, या आप इन्वायरमेंट में जिससे भी हो, आप रिपोर्ट इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट से ही मेजर पार्ट रिपोर्ट होती है। ठीक, तो लेकिन आप अपने से कुछ रिपोर्ट टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने की स्टाइल आपको बता देते हैं। कभी रिपोर्ट बताया जाता तो 25 से 20 रिपोर्ट ही होगी आपकी, 25 से 20 रिपोर्ट होंगी जो मेन है। आप क्या करें, रिपोर्ट कोई भी पढ़ें तो रिपोर्ट पढ़ते समय उसको प्रकाशित करने वाली संस्था कौन है, उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है, वह रिपोर्ट कब से प्रकाशित की जा रही है, उसमें भारत का स्थान क्या है, उसमें भारत का स्थान क्या है, रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया जा रहा है कितने कहा जाए आयामों को लेकर किया जा रहा है, रिपोर्ट में कितने आयाम हैं, जिन आयामों को बेस बना के, जैसे आपको मान लीजिए आपके व्यक्तित्व का अगर रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो उसमें हम देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ये कई हम आयाम बनाएंगे, इन आयाम को बेस रख के उसमें नंबर देंगे। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे अचानक में, जो सीडीएस का अगर आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे सीडीएस का, तो उसमें देखते हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का ज्यादा खेल होता है। विषम परिस्थितियां दी जाती हैं, उसमें देखा जाता है आप कितना अच्छा उसमें आप सोल्यूशन उसका निकालते हैं। यही तो है माइंड, क्या है, बुद्धि क्या है, समस्याओं का समाधान की बुद्धि है। अगर समस्याओं को जितना जल्दी आप सॉल्व कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, बुद्धि होती है। समस्या का समाधान ही क्या है, बुद्धि। अब देखिए, तो आप समझिए, इसके अलावा आयाम पढ़िए। फिर विश्व में किस, जैसे अगर आईएएस पढ़ रहे हैं तो इसका जो है 3-4 साल का रिपोर्ट देखिए, कैसे कैसे रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, क्या मतलब किसमें ग्रोथ हो रहा है, किस देशों में कहाँ पे जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर पीसीएस के परिप्रेक्ष्य में पहले अगर हम पढ़ते हैं, अब एक 2 साल से पीछे, तो खाली हम पढ़ लेते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, पहले स्थान पे कौन सा है, अंतिम स्थान पे कौन सा है, काम चल जाता था। लेकिन अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है। अब आईएएस पीसीएस लगभग समकक्ष हो गए। इसमें कोई भी रिपोर्ट पढ़िए, कौन सी संस्था जारी करती है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, इसके आयाम इंडिकेट, आयाम क्या क्या है, समझ आ रहा है, आगे चला रहा है। तो हम चलते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। इसको कौन निकालता है, सबसे पहले कौन सी संस्था निकालती है, ये देख लो, सतत विकास पकड़ लो, सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये संस्था क्या करती है, निकालती है। ये मेन संस्था है जो इसको क्या करती है, ये याद होना चाहिए आपको। सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या करती है, इसको रिलीज करती है। हाँ, सतत विकास समाधान नेटवर्क याद होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क संस्था है। इस संस्था में क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो स्वतंत्र हैं, वो लोग मिलकर पूरे विश्व का मूल्यांकन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या बताइए, क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, 17 जो लक्ष्य रखे गए हैं, एसडीजी के जो लक्ष्य रखे गए हैं, 17 लक्ष्य रखे, इन्हीं को आयाम मान के देखा जाए विश्व के कितने देश कितना इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग एसडीजी की बात कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य का जो गोल रखा गया 2030 तक प्राप्त करना, इसका समय सही एक साल में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये पता नहीं चल पाएगा कौन सी कंट्री इस पे काम कर रही है, और जो कंट्री नहीं कर रही है उसको क्या करना, उसको दिखाना कि देखिए आपका जो है आप इस पे काम नहीं कर रहे, आप पीछे जा रहे हैं। इसीलिए सतत विकास रिपोर्ट 2012 से प्रकाशित की जाती है। कब से, 2012 से। ये भी पता होना चाहिए। 2012 से 2012 से प्रकाशित की जाती है। 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 2012 से 2012 से
सतत विकास वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट कब से प्रकाशित होती है? 2012 से। इसका प्रकाशन लगभग प्रतिवर्ष किया जाता है। समझ में ना? प्रतिवर्ष जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क कहती है। सतत विकास समाधान नेटवर्क में कुछ लोगों जो कुछ व्यक्तियों का समूह है जो स्वतंत्र है, किसी संस्था से जुड़े नहीं है, किसी संस्था के अधीन नहीं है, वो लोग स्वतंत्र हैं। और क्या करते हैं सभी देशों में देख के कि उनका कितने एसडीजी पे कितना काम किए हैं कि उसका फिर मूल्यांकन करके एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। इतना सबको समझ में आएगा? अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में जो किसको इसमें जैसे जो अच्छा कोई भी एग्जाम कराया जाता है उसका पूर्णांक होता है, कुछ नंबर होते हैं ठीक। इसमें 0 से लेके सतत विकास रिपोर्ट में जो मूल्यांकन किया जाता है 0 से लेके 100 नंबर दिया जाता है। 0 से 100 क्वेश्चन ये सब बनाता है, ऑनलाइन डाल देगा सतत विकास रिपोर्ट में ठीक। रिपोर्ट कार्ड में कितना नंबर होता है? 0 से लेके 100। 0 से लेके 100। जिसका 0 नंबर रहेगा उस अच्छा रिपोर्ट में पैराम मिलेगा ना नीचे मिलेगा खराब। और जिसका रिपोर्ट में 100 के आसपास रहेगा उसका अच्छा। और रैंक जो 0 की तरफ रहेगा उसकी रैंक पहले रहेगी, जो 100 की तरफ रहेगा। अच्छा जिसका मतलब 0 नंबर रहेगा उसे फर्स्ट रैंक दे दिया जाएगा। आप लोग का चाह रहे हैं जिसका 100 की तरफ जाएगी उसे क्या मिलेगा? फर्स्ट रैंक। वेरी गुड। इतना समझ में आ रहा है? भारत की अगर स्थिति की बात करें, भारत की रिपोर्ट की स्थिति क्या बताइए आप लोग पता होगा कितना है? 121। 2022 में 163 देशों में कितना स्थान है? 121 स्थान है 163 देशों में। टोटल कितने देश है? 163 देश। उसमें पहला स्थान पे कौन है मान लीजिए? फिनलैंड। वेरी गुड। फिनलैंड है। फिनलैंड पहले स्थान पे है। पहला स्थान मुझे पता होना चाहिए। फिनलैंड पहले स्थान पे है और भारत का स्थान कौन सा है? 121। अगर 2021 में देखिए कितना भारत का था, देखिए कितना था? 120। इसमें देखिए 2022 से चल रहा है, एक कम है 22 से। यहाँ 2021 चल रहा तो एक कम 120 स्थान था। 2020 में कितना था? 119। वहाँ काम नहीं काम 117। वहाँ ये काम नहीं करेगा हमेशा। कोई नियम थोड़ा कैसे बना दे रहा? ऐसा कोई नियम नहीं है, समझना ना? जब सतत विकास जो रिपोर्ट है इसमें बात होगी कितने आयाम होते हैं, इसमें कितने मतलब कहा जाए इंडिकेटर काम किया जाता है? 17 जो है ना आप लोग गोल नंबर जो 17 गोल हैं इन्हीं को 100 नंबर में डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितने गोल पे कितने बेहतर काम की है, उसी हिसाब से उसे नंबर मिलता है। वो पूरा नंबर के हिसाब से उसकी रैंक बन जाती है। इतना सबको पता चल गया? स्वाति टीचर इधर है आपकी नजर उधर है ठीक। इसके बाद देखिए अब जब इसी में बात होती है कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में देखा गया पूरे विश्व में क्या 2021 से ही ये रिपोर्ट में वैश्विक जो अगर एसडीजी पे जो काम किया जा रहा है एसडीजी जो है पूरे विश्व को अगर मिला दिया जाए एक साथ, विश्व में जितने देश हैं सबको एक साथ देखा जोड़ लिया जाए और देखा जा रहा है ना पूरे विश्व को, तो पूरा विश्व जो औसत रूप से जो पहले 2020 उसमें जितना काम कर रहा था उसके सापेक्ष में डेली ग्राफ औसतन ग्राफ गिर रहा है। कारण क्या है आप जान ही रहे हैं, कोविड जो आया था, कोविड का कारण जो था यही सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। ये क्वेश्चन बना दे वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, इससे मेंस भी क्वेश्चन बनता है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में निरंतर देखा जा रहा है 2020 के बाद से गिरावट देखी जा रही है। इसका कारण क्या है? कोविड। समझ में आ रहा है? अब कैसे कोविड प्रभाव डालता है कोविड के अलावा? अब देखिए अब इधर की 2022 की रिपोर्ट क्यों प्रभावित हो गई है, इसमें भी क्यों ग्राफ गिर रहा है? यूक्रेन रूस युद्ध, यूक्रेन और रूस युद्ध। अच्छा यूक्रेन क्वेश्चन आपसे पीछे में ऐसे देखिए, हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है बेहतर, हमें क्या करना है आपको कोशिश की तरह काम करना कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, अप्रोच क्या है, आपका काम पढ़ना। आपको लगा बताइए जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन
यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई? पीछे डेट पूछ लेता है ऐसे। डेट बताइए, आप तो इस पर ध्यान दिए नहीं होंगे। कौन? पास में है, पास में है। कोई बोले 24 फरवरी। वेरी गुड, 24 फरवरी 2022। ये डेट ऐसे पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत देखा जाता है रूस और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ था, इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा है। इसलिए देखना चाहता है कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरे हो सकता है विश्व के लिए भी काम करना पड़े है, तो आपको इतना पूरे विश्व पे आपका नजर है कि नहीं है, ऐसे कैसे पता कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ के। और कितना आप एनालिसिस करते हैं, कितना गंभीरता देखते हैं, इसलिए इसकी डेट पूछ लेता है। आपको पता होना चाहिए रूस और यूक्रेन कब से शुरू हुआ था? 24 फरवरी 2022। ठीक, इस युद्ध से भी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। दो कारण है, एक तो रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा कोविड। समझा ना? जलवायु परिवर्तन अगर बात किया जाता है, अगर रूस जलवायु परिवर्तन सतत रूप से हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए ही सतत विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट पे काम किया जा रहा है। वर्तमान में देखा जाए सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन। इसका कारण क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध से कितना तापमान में वृद्धि हुई है? वैश्विक तापमान में बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? वही तो जलवायु हमेशा जलवायु कारक रहेगी, वो तो कॉमन सेंस है। आप कॉमन सेंस है, लेकिन आप जो अपनी किताबों में बताएंगे, आप जो कॉपियों में लिखेंगे, आप वर्तमान समय के लिखेंगे। जैसे वो तो कॉमन, आप तो उतना लिख देंगे जलवायु परिवर्तन, इसका जलवायु परिवर्तन पे हमें काम करना है। इस रिपोर्ट में आप देखिए, इस रिपोर्ट में देखना है क्यों रिपोर्ट प्रभावित हो रही है, रिपोर्ट क्यों प्रभावित हो रही है, और जो मानव गतिविधि उस पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा, तो ये नेचर जो परिवर्तन कर रही है उसको तो हम ज्यादा परिवर्तित रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो मानव कर रहा है उसी तो हमारा नियंत्रण है। सर, मानव के द्वारा ही तो जलवायु परिवर्तन होता है। तो मानव के द्वारा कोविड-19 बोल रहा हूँ, कोविड-19 तो छोड़, एक कारण बताऊं कोविड-19 क्यों रूस यूक्रेन युद्ध से बोला हूँ, तो उसमें मानव ही तो कारक हो गया जलवायु परिवर्तन का। बमबारी अपना रूस और यूक्रेन किया, उससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, हुई नहीं हुई है? तो चलो, अभी तो खत्म तो हो नहीं गया, अभी बताएंगे। अभी तो देखिए, अभी तो इस बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ विश्व में अभी जो गोल 17 अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो गिरावट आ रही है। इसी बात पे आप समझ लीजिए, इसे मिटा दूं, समझिए, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन बढ़िया है, समझिए। जो वैश्विक स्तर पे रिपोर्ट में गिरावट देखी गई, देखा जा रहा है एसडीजी जो फर्स्ट है, इस पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एसडीजी फर्स्ट क्या है? गरीबी को कम करना, ठीक, गरीबी को कम करना। एसडीजी फर्स्ट और एसडीजी 8 सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वैश्विक स्तर पे। एसडीजी 8 क्या है? उत्कृष्ट कार्य। अब देख रहे हैं, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उससे भी बहुत से लोग पलायन कर गए हैं वहां से, यूक्रेन से पलायन किए हैं कि नहीं किए हैं? उनका रोजगार प्रभावित हुआ है, हुआ नहीं हुआ? और साथ ही साथ कोविड-19 में भी बहुत सारे उद्योग बंद हो गए थे, लोग गांवों की तरफ पलायन हो गए थे, उससे भी क्या हो गया? रोजगार लोगों का प्रभावित हुआ। और रोजगार प्रभावित होने के साथ आप जब रोजगार आपका जाएगा, तो ऑलरेडी आपको जो रोजगार गया तो आपके पास इनकम बाधित होगी नहीं होगी? इनकम क्या होगी? बाधित होगी। रोजगार अगर बाधित हो रहा है आपका, इनकम ऑलरेडी क्या हो जाएगी? इनकम क्या हो जाएगी? ऑलरेडी बाधित हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों का, इसीलिए दोनों पे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। और देखिए, रूस और यूक्रेन साथ साथ में और कौन सी एसडीजी ज्यादा प्रभावित है? एसडीजी 11 से लेके 15 तक, 11 से 15 बीच में 13 आया नहीं आया? एसडीजी 13 किससे है? जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पे आता एक क्रम, यहीं पे आता है, यहीं पे सुनना ना कि वैश्विक स्तर पे जो देखा जा रहा है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में जो गिरावट देखने, दो सालों से गिरावट जो देखने को मिल रही है, वह एसडीजी फर्स्ट में ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसके मतलब ये नहीं कि दो और सब में परफेक्ट हैं, इसमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। गरीबी जो हम है, ये हम इस पे काम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण, गरीबी कारण क्रिएट कैसे हो गया? कोरोना, कोविड। आपको अब विश्लेषण करने लगे, कोविड तो आप समझ जाएंगे, लोगों के रोजगार छीन गए,
कंपनियां कुछ समय तक बंद हो गई, कुछ लोगों को उद्योग ठप हो गए, उद्योगों में से लोग निकले तो कहीं कहीं उनके रोजगार प्रभावित हुए, और रोजगार जब प्रभावित होंगे तो ऑलरेडी जो गरीबी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आप कहेंगे एसडीजी 2 काहे नहीं इतना प्रभावित हुआ? एसडीजी 2 भी है। क्या है एसडीजी 2? भूखमरी। भूखमरी कम करना। तो आप देखें सरकारें इतना संपन्न हो चुकी थी, फ्री में अनाज का वितरण की है, उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ पाया है, लेकिन लोगों के जीवन स्तर में गिरावट देखने को मिली है कोविड-19 के बाद। मिली नहीं मिली? समझ में आ रहा ना आपको? अब इसके अलावा एसडीजी 11 टिकाऊ और संपोषणी शहर का विकास नहीं हो पाया। क्यों? जब अगर आर्थिक रूप से आपका रोजगार छिन जाएगा तो क्या आप घर बना पाएंगे? शहरों आधारभूत संरचना, कोविड के समय क्या देख रहे थे कि सरकारें सड़कें बनवा रही थी, सरकार कोविड महामारी से नियंत्रण पे काम कर रही थी। या रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस समय यूक्रेन क्या करेगा? अपना रोड बनवाएगा। अब इसके साथ साथ रूस यूक्रेन का युद्ध व्यापार को भी बाधित किया है। अब ऑपरेशन गंगा ही चलाया गया था ना, कि जो विद्यार्थियों शिक्षा पे भी प्रभाव डाल दिया, लोगों पे शिक्षा पे प्रभाव डाला। बहुत सारे भारतीय थे जो वापस आ गए, वहां पढ़ने गए थे। ऐसे पूरे विश्व के कई कंट्री के लोग वहां पे गए होंगे। कुछ लोग यूक्रेन के जो थे वही लोग पलायन कर गए, जो वहां के मेन निवासी थे, दूसरे जगह पे सुरक्षा की भावना से। अब वहां दूसरे जगह जाएंगे तो एक तो पहली बात रहने की संकट, फिर रोजगार के लिए सोचेंगे ना। ये वैश्विक स्तर पे बात किया जा रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के स्तर पे बात कर रहा हूँ। आप लोग समझ में आ रहा है? तो जो देखा जा रहा है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट को क्वेश्चन बना सकता है पीटी में 2022 में कि आप बताइए कि कौन कौन से गोल सबसे ज्यादा प्रभावित है। गोल नंबर 1, गोल नंबर 8, गोल नंबर 11 to 15। अब 11 to 15 आप 14 भी पता है, 15 भी पता है, 13 भी पता है, सबको पता है, 12 भी पता है। समझ में आ रहा ना? जैसे गोल नंबर 12 क्या है? अस्थायी खपत सबकी महामारी के समय बीमारी आपके घर पे आ जाती है, बीमारी हो गई, किसी बगल वाले से लड़ाई हो गई, अपने परिप्रेक्ष्य में सोचिए, तो आपका खपत बढ़ता घटता बढ़ जाता है? क्या हो जाता है? बढ़ जाए। अरे बीमारी आ जाएगी तो आपका दवा में खर्च करना है, खाना तो खाना ही है। आधार जो आप बेसिक नीड आपकी थी वो तो चलती ही रहेगी, और साथ साथ मेडिसिन में भी आपका क्या हो जाएगा? खर्च बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप बात करेंगे जैसे जब युद्ध भी होता है तो आपका खर्च बढ़ता कम हो जाता है, बढ़ता है। इन दोनों कारण 1 2 भी क्या प्रभावित है? गोल नंबर 12 अस्थायी खपत में हमारी क्या हो गई? पूरे विश्व की बढ़ी है, क्योंकि युद्ध होने से महंगाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेड क्या होता है? बाधित रहता है, व्यापार बाधित हो जाएगा। और जब सब डिमांड बेसिक नहीं जो आवश्यकताएं उसकी डिमांड हमेशा होती रहेगी, सबको खाना जरूर चाहिए, और जब सप्लाई उसकी बाधित होगी तो क्या हो जाएगा? महंगाई अपने आप क्या होगा? बढ़ने लगेगी। तो महंगाई बढ़ी तो आप चीज महंगा खरीदेंगे तो आपके खपत क्या हो गए? बढ़ गए। गोल नंबर 12 भी इससे प्रभावित है। जलवायु, गोल नंबर 13 वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन भी बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन पे भी पूरा विश्व काम नहीं कर पाया है, क्योंकि कोविड-19 में हम लोग क्या कर रहे थे? पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा था, महामारी को मेन फोकस पे किया था, जलवायु परिवर्तन को उतना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। जलवायु परिवर्तन को ध्यान आकर्षित नहीं कर पाने का सेंस है कि उससे संबंधित नीतियां को जितने अच्छे संचालित करना चाहिए था नहीं कर पाई। जो नीति थी जलवायु परिवर्तन संबंधित उसको अच्छे संचालित नहीं कर पाना, जैसे वनारोपण कराना, वृक्षारोपण जिसे आज कहते हैं, इसको बढ़ावा देना, ऐसे प्रोग्राम कोविड में कैसे चलाए जा सकते हैं? ये सब बाधित हुए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसके अलावा जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत में कौन सा गोल सबसे ज्यादा, जो यहाँ पे भारत के जो है, देखिए आप यहाँ पे इधर दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत में
भारत का वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 या 21 में गिरावट क्यों देखी जा रही 20 के बाद गिरावट देखी जा रही, इसका कारण जानते हैं? इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है SDG 8 है कि नहीं समस्या? आप लोगों को रोजगार की समस्या दिखाई पड़ती नहीं दिखाई पड़ती है? तो कहीं कहीं भारत सरकार इसी पे असफल है, इस पे सबसे ज्यादा असफल है। SDG 8 को लेके ही हमारा रिपोर्ट कार्ड बहुत तेजी से खराब हो जाता है। SDG 8 समझ में आ रहा ना? वन पे भी जैसे है सब, देखिए अगर बहुत अच्छा होता तो हम 121 पे कहाँ होते हैं? सब खराब रिपोर्ट कार्ड है, सब पे कहीं कहीं हम बहुत अभी दूर हैं। ठीक देखा जा रहा तो यूनाइटेड नेशन ने कहा वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हर जैसे एक बच्चा है उसका रिपोर्ट कार्ड खराब है, लेकिन उसमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा वो है? अब 17 गोल में भी भारत देखा जाए 17 गोल में तो भारत का गोल नंबर 6 पे अच्छा काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत देख ही रहे हैं, इस बार भी 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है बजट में। किया गया नहीं किया गया? गोल नंबर आप देख लेंगे 11 के तहत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अच्छा खासा लगभग 78,000 करोड़ 79,000 करोड़ के आसपास जो क्या किया गया? 48,000 था पिछले बजट में, 48,000 करोड़ सीधे इतना बढ़ा दिया गया। कहीं कहीं इस डायरेक्शन में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन SDG 8 और जलवायु परिवर्तन में भी भारत ने अच्छा काम किया है, ये भी जान लीजिए। SDG 13 पे भारत सरकार ने अच्छा संतोषजनक काम किया है, ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा काम किया है, संतोषजनक। आप देख रहे हैं हमेशा जितनी बजट हरित, इस बार के बजट में क्या बात की गई है? हरित ऊर्जा की बात की गई। ये सब रिपोर्ट हरित ऊर्जा के अंदर बाबू हरित हाइड्रोजन की बात की गई है। मतलब ज्यादा फोकस उसी पर हाइड्रोजन वाले पर। मतलब अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन पे भी है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना इस पर फोकस है, वृक्षारोपण पे भी है। इसी में आप देख रहे हैं मिष्टी जैसे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, ठीक, ये सब कहीं जैसे मिष्टी है, मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां आप जानते हैं जो ब्लू कार्बन होता है, ब्लू कार्बन नाम सुने नहीं सुने हैं? कार्बन 3 तरह के होते हैं, आप यूपीएससी जान लीजिए। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 3 काला कार्बन, देखिए साइड में बता दे रहे हैं, आ रहे तो बात करने लगे आप लोग। काला कार्बन और हरित कार्बन और ब्लू कार्बन, कई साइड में लिख लीजिएगा। काला कार्बन, हरित कार्बन, ब्लू कार्बन साइड में। अब देखिए काला कार्बन क्या होता है, बात करें कहीं आप कहीं रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कहीं आप कोई करंट अफेयर बुक पढ़ रहे हैं, कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिखा हो कि काला कार्बन जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, बता रहा हूँ। ठीक सही है। काला कार्बन का सेंस मैं कहना चाह रहा हूँ, काला कार्बन मैं कहूँ ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा देता है, उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सही हो जाएगा? समझिए काला कार्बन क्या होता है। अब सिंपल चीजें हैं, जब आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ को जलाने के बाद जिसका दहन नहीं हो पाता, वो कालिक जो निकलती हैं, जो कालिक होती है ना, अगर उसका पूर्ण दहन हो जाए तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाया तो जो कालिक होती है, कालिक देखते हैं ना, वही काला कार्बन है। काला का क्या करता है? ऊर्जा को अवशोषित करता है कि नहीं, परावर्तित करता है? अवशोषित करता है। तो काला कार्बन जब देखते हैं आपकी जैसे ईंट भट्टे की चिमनी से निकलने वाला या जनरेटर से निकलने वाले धुएं में, आप देखते हैं अगर आप अपना हाथ लगा ली, हाथ मत लगाना एक्सपेरिमेंट में, ऐसा मत करते हैं अपना हाथ लगा चलो जाओ बाहर। मान लीजिए आप देखते हैं वहां पे कालिक लग जाती नहीं लग जाती, वो तो वहां पे लगी, कुछ कालिक जो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में वायुमंडल में चले जाते होंगे, वो जो छोटे छोटे कालिक वायुमंडल में जाते हैं उसे बोला जाता है काला कार्बन। अब जब वायुमंडल में जा रहे हैं तो कैसे होंगे? काले हैं।
अब हमें नग्न आंखों से कुछ दिखाई पड़ेंगे, कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ऐसे देखते हैं, अगर कालिक नहीं जाती तो जो धुआं निकलता है काला रंग क्यों उसका होता है? कालिक ही है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उसमें निकल रहे हैं। और जानते काला रंग ऊष्मा को क्या कर सकता है? अवशोषित। तो जो काला कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, जो सन से आने वाली रेडिएशन को अवशोषित करके वैश्विक तापमान को और क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। ये काला कार्बन होता है। काला कार्बन मतलब कालिक, समझ लीजिए आप लोग। ये कैसे निकलते हैं? पदार्थों को जलाने के बाद, कार्बन जैविक पदार्थों को जलाने के बाद जो कालिक निकलती है, ठीक, काला कार्बन का। काला कार्बन ही इसके बाद आ जाइए हरित कार्बन। हरित कार्बन क्या होते हैं? अब देखिए हरित कार्बन, देखिए यही सब पढ़ना है आपको। हरित कार्बन क्या, तो वेरी गुड, सही है। हरित कार्बन की अगर बात करें तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं। जो कार्बन, जैसे आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे अगर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, CO2 प्लस H2O और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 ये बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया यही है। अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित पौधों के अंदर अवशोषित कार्बन को हरित कार्बन कहते हैं। समझा? हरित कार्बन क्या है? जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करेंगे। किस रूप में? क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इस रूप में क्या करना है? वो अपने अंदर अवशोषित कर लेने। ये जो कार्बन है प्लांट के अंदर, इन्हें बोलते हैं हरित कार्बन। समझ में आया सबको? क्लियर है ना? हरित कार्बन प्लांट के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर। ये कैसे उनके अंदर जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके माध्यम से हरित कार्बन को, अगर हरित कार्बन बढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अच्छा देखो, दो यूपीएससी बना देंगे स्टेटमेंट। काला कार्बन वायुमंडल, काला कार्बन बढ़ने से हरित गृह, मतलब कहा जाए वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। सही है गलत है? सही है। अगर ये कहते हैं हरित कार्बन बढ़ने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, गलत है? सही हो जाएगा? गलत है। समझ में आ रहा ना? इससे क्या हो जाएगा? कमी होगी। तो हमें कोशिश करना किधर कार्बन उत्सर्जित हो, कार्बन किस रूप में कन्वर्ट हो जाए? हरित कार्बन। ठीक। लेकिन लंबे समय तक हरित कार्बन में कार्बन रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पौधों की एक आयु होती है, उस समय बाद ये डिकम्पोज होकर फिर क्या होते हैं? मिनरल मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, जब ज्यादातर अगर हम इस रूप में करें तो हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को फायदा मिलेगा। अब ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन, ब्लू अर्थव्यवस्था, ठीक, ये सब आप सब जोड़ लेंगे आप लोग। वाटर इसका की पॉइंट हो गया, आप लोग पकड़ लिए। तो जो ब्लू कार्बन होते हैं ऐसे पेड़ पौधे जो जली होते हैं। कैसे होते हैं? जली। इनके द्वारा कार्बन को अवशोषित करना, अवसाद के रूप में संग्रहण कर लेना, कलेक्ट कर लेना, ये क्या कहलाता है? ब्लू कार्बन। जो वायुमंडल में कार्बन है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादातर भाग ब्लू कार्बन में कन्वर्ट होता है, लगभग 55% भाग। ठीक, 55% भाग ब्लू कार्बन के रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंग्रोव वनस्पतियां, क्यों मैंग्रोव, मिष्टी जैसी परियोजनाएं क्यों चलाई जा रही है? मिष्टी या अमृत धरोहर किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि में जलीय पौधे पाए जाएंगे। मिष्टी जो होती है, मिष्टी में क्या मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, वो भी तटों के किनारे समुद्री वनस्पतियां हैं। ये सब क्या करती हैं? जो कार्बन होता है, इसलिए क्वेश्चन बनाए कि सागर को, जो सागर होते हैं उन्हें कार्बन सिंक क्यों कहा जाता है? सिंक मतलब सोखना। जैसे आपके घर पे सिंक लगे होते हैं, हाथ धुलते उसमें वो सोख लेता, पानी नीचे चला जाता है। सागरों को कार्बन सिंक क्यों बोला जाता है? इस यही कारण है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वहां उसमें जो वनस्पतियां होती हैं वो किसमें क्या कर देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को निकाल के ब्लू कार्बन में कन्वर्ट कर देती हैं। समझ रहा ना आप लोगों को? किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? समझ में आ गया तीनों?
भारत पे और जो प्रभाव डाल रहे हैं जो अच्छा भारत में जिस पे 2021 जो रिपोर्ट आई थी 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें और 2022 की रिपोर्ट जो आई है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, इन दोनों पे अगर हम बात करते हैं तो दोनों में देखते हैं कि कुछ चीजों पे प्रॉपर जितना 2021 में विकास काम किया था भारत सरकार उतना ही 2022 वाली रिपोर्ट में। जैसे गोल नंबर 2 भूखमरी पे पिछली बार में अनाज मिला था, अभी अनाज मिल रहा आपको। गोल नंबर 6 क्या वैश्विक रिपोर्ट में बड़ी है, सतत विकास रिपोर्ट को अलग संस्था जाए इकट्ठी, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, सबका पैमाना अलग अलग है। किसी के हिसाब से आपके अंदर ग्रोथ हो रही होगी और किसी व्यक्ति के अंदर के हिसाब से आपके अंदर कोई ग्रोथ है नहीं है, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, पैमाना अलग अलग मापने का। समझ में आ रहा है? ठीक, सतत विकास रिपोर्ट इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा आप लोग। माना जाता है कि जैसे मतलब जो प्रशांत एशिया पैसिफिक क्षेत्र है सर, वह सतत विकास के क्षेत्र में मतलब पीछे होते जा रहा है, पीछे होते जा रहा है। लेकिन जो यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय में अगर देखा गया है इस बार जो 2015 से लेकर अभी बता दे रहा हूँ, याद आपने दिलवा दिया, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में जब देखा गया 2015 से लेकर 22 तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने विकास किया है तो एशिया की कंट्री की है, वो भी दक्षिण पूर्व एशिया। समझा ना? और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई देश विकास किए हैं सापेक्षिक रूप से बांग्लादेश, कंबोडिया, दोनों किधर हैं? सबसे अगर देखा जा रहा है 2015 से सतत विकास लक्ष्य टारगेट रखा गया था, 2015 से लेकर 2022 तक रखा गया था। हमने कहा कि सबसे ज्यादा जिसने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसने उस पर काम किया, वो देखा जा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया कंट्री। और उसमें भी कौन सी दो कंट्री? बांग्लादेश और कंबोडिया। और सबसे लास्ट में जा रही है, सबसे देखा गया कि सबसे कम काम कर पाई है वेनेजुएला। कहाँ कंट्री है? किस मार्ग में? दक्षिणी अमेरिका में, इसने सबसे कम काम कर पाया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे सब लिख लिए कि आप लोग क्या कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे, लीजिए सभी लोग लिख लिए हैं, लिखवा दे थोड़ा सा लिखिए। सतत वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 2012 से प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य के 17 गोल को आधार बनाया जाता है। यह रिपोर्ट 2012 से प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट को आप लोग आराम से बोलो, लिख पा रहे नहीं? इस रिपोर्ट को सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों को आधार बनाकर प्रकाशित किया जाता है। हो गया इतना? इस रिपोर्ट में स्कोर 0 से 100 के बीच में रखा जाता है। 0 से 100 तक रखा जाता है। ये तो पॉइंट बनेगा।
हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर फिनलैंड, ठीक है, हो गया। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर फिनलैंड, हाँ डेनमार्क है, ये सब दूसरे तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर का पूछता है, बार बार पहले नंबर पूछता है। फिनलैंड है। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कितनी है? 121वीं है 163 देशों में, 163 देशों में। ठीक, अब डाल दीजिए आप लोग वैश्विक स्तर पे। अंतिम सर सूडान है क्या है? नहीं, अंतिम में वेनेजुला है ना। मैंने बताया, अभी बोला था कि वेनेजुला सबसे लास्ट में रहा है। ठीक, हाँ वो आप दूसरी चीज पढ़ेंगे, देखिए। ठीक, अंतिम में दक्षिणी दक्षिण सूडान देख लीजिएगा, सही है। सब अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान डालिए, सब ज्यादा गिरावट में होगा। सबसे ज्यादा गिरावट दक्षिण सूडान है। अफ्रीकी कंट्री, अब नहीं, अफ्रीकन कंट्री है दक्षिण सूडान। देखिए सतत वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट ही है ना। हाँ हाँ सर, ठीक, तो अंतिम स्थान पर लिख लीजिए दक्षिणी सूडान डाल लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट अगर देखा जाए कहाँ पे है? वेनेजुला में है। ठीक, ये भी होगा। हो गया। ठीक, लिख लीजिए। अब अच्छा, ये सब दिखाना पड़ेगा क्या कि जैसे ये जो विश्व के प्रभाव जो पढ़ाई सब बताना पड़ेगा कि उतना नहीं बताएंगे वो। ठीक, आपको एक समझा देगा, रोड मैप दे देगा, लिख लीजिए, खाली ऐसे लिख दीजिए। 2021 से 2021 से और वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका मुख्य कारण कोविड और ठीक है, कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध है। ठीक हो गया। अब हेडिंग डालिए आप लोग, जैव विविधता का संरक्षण। इसके अलावा देखिए सतत विकास रिपोर्ट भारत भी निकालता है, उसको कौन जारी करता है? नीति आयोग। वो अलग है, उसको अलग पढ़ लेना। ठीक, अब यही मत पढ़, ये वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट है। हेडिंग डालिए आप लोग, जैव विविधता कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक, डाल दीजिए, अच्छा टॉपिक है।
यहाँ से इसी में आप लोग भविष्य में आने वाले समय में आप इसी में पढ़ेंगे जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, ठीक, ये सब हॉट स्पॉट वैश्विक स्तर पे कितने हैं, भारत में कितने हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसमें पढ़ाया जाएगा आपको इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक, स्वराज स्थानीय संरक्षण, बाल स्थानीय संरक्षण, इसी पढ़ाया जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य उद्यान, जितना आप रहेंगे इसी पढ़ाया जाएगा। जीन बैंक क्या होता है, आवाज नहीं जा रही क्या आपको? जीन बैंक क्या होता है, बीज बैंक क्या होता है, इन सब चीजों को इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैव विविधता, सबसे पहले जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का संरक्षण तभी, क्योंकि इससे मेंस का भी टॉपिक आता है, ठीक। तो बताइए जैव विविधता क्या होती है, बताइए आप लोग। यहाँ पर सर मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ठीक है, सही, आप लोग सही बताएं, किसी का गलत नहीं है। आप लोग कह रहे हैं जैव विविधता को अगर देखा जाए दो शब्दों से मिला हुआ है, अगर देखा जाए जीवन और विविधता, ठीक है, जीवन और विविधता, जीवन और विविधता, इसका अगर बात किया जाए जैव विविधता की, अगर बात किया जाए जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कोई बताएगा? हाँ, कोई बहुत सही बोला, वेरी गुड, थॉमस लव जॉर्ज, थॉमस लव जॉर्ज 1980 में इन्होंने जैव विविधता के अपने पुस्तक में पहली बार बात किया था, ठीक। लव जॉर्ज, जाए लिखे ना, लव जॉर्ज, थॉमस लव जॉर्ज, इन्होंने ही जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था वैज्ञानिक समुदाय के लिए, ठीक, अपनी पुस्तक में 1980 में। लेकिन जैव विविधता के जनक इनको नहीं बोला जाता है। कौन है जैव विविधता के जनक? जैव विविधता के जनक कौन है? नहीं, बताइए आप लोग। बताइए, जैव विविधता के जनक जो बोले जाते हैं, इसके जनक, इस शब्द का प्रयोग पहली बार किए थे इन्होंने थॉमस लव जॉर्ज 1980 में। इसके जनक बोले जाते हैं, अगर देखा जाए E.O. विल्सन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। E.O. विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रहते थे। E.O. विल्सन अमेरिकन साइंटिस्ट है, इन्हें बोला जाता है जैव विविधता का जनक, क्योंकि इन्होंने शब्द दिया था, लेकिन इन्होंने जैव विविधता पे वह अपना जीवन भर काम किए हैं, समझ में आ रहा है? इसीलिए E.O. विल्सन इसके जनक माने जाते हैं। अपने लिख लीजिए पॉइंट आप लोग। हो गया? चलिए आप समझिए जैव विविधता क्या है। अब आगे बढ़े। अगर हमने कहा जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जीवन और विविधता, तो ये कहना चाहता है जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पे जो जीवन है उसमें जो विविधता है और जो परिवर्तनशीलता है, परिवर्तनशीलता मतलब चेंजेस जो होता है उनके अंदर, ठीक, यही क्या है, इन्हीं शब्दों को संदर्भित करता है जैव विविधता। पृथ्वी पे जिन वस्तुओं में जीवन है उसमें जो डाइवर्सिटी है, समझ में आ रहा है, डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, और उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं शब्दों को संदर्भित करता है क्या, जैव विविधता। समझ में आ रहा है? और यहीं पे जब आप आगे बढ़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, एक आप लोगों को बताया था जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, बताया कि नहीं बताए थे? जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन कब हुआ था? नहीं, किससे उसमें एक संस्था विकसित की गई थी, इसका क्या नाम था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, भूलिए मत एकदम, अगर लिंक पर पढ़ाया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की परिभाषा के अनुसार, ये तो समान परिभाषा दे दिया हमने, उसके अनुसार उसका कहना है कि जो जैव विविधता है वो जो अनुवांशिकी है, जो प्रजातियां हैं, जो जैवभार है, जो तरह तरह की प्रजातियां हैं, जो तरह तरह के अनुवांशिक पदार्थ हैं, ठीक, इनका मूल्यांकन करती है जैव विविधता। जैव विविधता के माध्यम से हम तरह तरह की प्रजातियों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो तरह तरह के अनुवांशिक पदार्थ हैं, जो तरह तरह के अनुवांशिक पदार्थ हैं, इसके बारे में इस परिभाषा दिखाएंगे। अनुवांशिक पदार्थ हैं जो तरह तरह के अनुवांशिक पदार्थ, मतलब जीव जंतु जिसमें जीन है। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? जिसमें क्या है? जीन है। ये डीएनए की छोटी इकाई क्या होती है? जीन। वही बात कर रहा हूँ, ठीक। ये जो है इसको, इसका मूल्यांकन, इसको जानने का एक तरीका है जैव विविधता। समझ में आ रहा? आप जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? थॉमस लॉयड। ये पता होना चाहिए। 1980 में इसके जनक बोले जाते हैं लियो विल्सन। समझ में आ रहा? जैव विविधता शब्द जो है अगर देखा जाए तो कितने, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पे जो जीव हैं उसमें जो विविधताएं पाई जा रही हैं, ठीक, और विविधताएं जो पाई जाती है, जो चेंजेस हैं, उनको संदर्भित करता है, उनको बताता है क्या? जैव विविधता। ऐसा एक शब्द है, ठीक। अगर इसको यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ बताया गया था आप लोगों को? नैरोबी, केन्या की राजधानी, ठीक। अगर उसकी परिभाषा के अनुसार बताया गया है कि ये जैव विविधता क्या करता है? एक तरह का रिपोर्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? रिपोर्ट दिखाता है। किसका? किसी प्रजातियों में कितनी विविधताएं हैं, कितना अनुवांशिक परिवर्तन है। अगर हम लोगों के अंदर अनुवांशिक परिवर्तन अलग अलग है, हाँ, तो हम लोग अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। या प्रजातियां, भैंस का जीन अलग है, गाय का जीन अलग है, हमारा जीन अलग है। इसकी विविधता अगर देखनी हो, मतलब इसमें डाइवर्सिटी दिखाई देता है। किसके माध्यम से? जब विविधता मतलब डाइवर्सिटी ही क्या है? एक देखने का तरीका है यूएनडीपी के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं अगर किसी भी स्वस्थ समुदाय को देखना है, समझना कितना स्वस्थ है, उसमें जितना अधिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी अधिक है, जब विविधता अधिक है तो समुदाय क्या है? स्वस्थ है। समझ में आ रहा है? स्वास्थ्य का मानक, नेचर के स्वास्थ्य का मानक है जैव विविधता। इसका एग्जांपल अपने लाइफ में भी आप देख सकते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और जब आप उदास रहते हैं तो कुछ भी मिला था नॉर्मल आप जीवन यापन करते हैं। करते नहीं करते हैं आप लोग? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? ऐसा नहीं लग रहा कि बोरिंग से लग रहा है? नहीं, जैसे अभी थोड़ा सा, अभी जो नॉर्मल लेक्चर है, आगे जैसे हम पढ़ेंगे, यहाँ से आगे जैसे चलेंगे तो आपको लगने लगेगा अच्छे लेवल की कुछ बातें हो रही। अभी तक अच्छे लेवल की बातें हो रही थी, तब फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। कॉमन इंट्रोडक्शन होता है, इसके बाद जब चलेंगे तो अभी आपको फिर लगने लगेगा अब आईएएस लेवल की बात होने लगी है। ठीक, देखिए जैव विविधता हेडिंग डाल दीजिए, बायोडाइवर्सिटी हेडिंग डाल दीजिए। हो गया? जीवन और विविधता के संयोग, जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जैव विविधता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? निर्मित शब्द है जैव विविधता, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है।
ठीक है, परिवर्तन को संदर्भित करता है। अब पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार यूएनडीपी हमेशा जैसे क्या होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब जैसे आपको लंबे समय तक याद रहे तो आप हमेशा जब पढ़ा करिए तो एक बार वही सोच लिया करिए इसको कब लाया गया था, इसका गठन कब किया गया था 1972 में के सम्मेलन में बात किया गया था। समझ में नहीं आ रहा है, इसका मुख्यालय तुरंत ऐसे याद करते रहिए, रिवीजन ऐसे होता रहे। ठीक, के अनुसार देखिए आईडी डाल दिया ना, के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट अनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर मापता है, विविधता का स्तर मापता है। अतः जैव विविधता किसी जैव तंत्र के स्वास्थ्य का घोतक है। ठीक है, घोतक है। अब चलिए शुरू हो जाएंगे आप लोगों को एक चीज हमेशा एक चीज को आप ना एक जो अधिनियम है एक सम्मेलन है जितनी बार पढ़िए उतनी बार उस पर एनालिसिस करिए। अब जैसे मैं चल रहा हूँ एक जो स्टेप पे आपको जितने भी सम्मेलन हुए हैं जैव विविधता से लगभग उस पर हम बात करेंगे मोटे मोटे तौर पे। ठीक, तो आप इसको ऐसे याद करते जाए, एक साथ याद करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। चलिए आप बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, बताया गया है जैव विविधता का सम्मेलन 1992 बात हुआ था किसमें, पृथ्वी सम्मेलन, इसको अपनाया गया था, इसमें भी सहमति बनी थी। जैव विविधता का सम्मेलन 1992 हुआ था नहीं हुआ था? कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पे? ब्राजील में है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा घना जंगल भी है, उसका क्या नाम है? यहाँ पे उसमें जो घास पाई जाती है उसका क्या नाम है? ये आप लोग घास पाई पढ़ाया गया था ना, एनालिसिस करके पीछे रिवीजन करिए। ठीक, रियो डी जेनेरियो। आगे देखिए, अब देखिए जैव विविधता का सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। ठीक, इसमें बात किया गया, इसमें दो बिंदुओं पे बात किया गया था। इसमें बात किया गया कि पहला कि जैव विविधता का संरक्षण, क्या? जैव विविधता का संरक्षण, ये इस पे काम करना और सतत विकास करना है, सतत विकास करना है। साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट, मुख्य पॉइंट इसमें रखा गया, इस सम्मेलन के बाद चल रही है जैव विविधता का सम्मेलन 1992 का जो मुख्य प्रावधान अगर देखा जाए, मुख्य जो बिंदु थे जिसपे फोकस था, यह था कि जैव विविधता का संरक्षण करना है और उसका सतत उपयोग। ठीक, और साथ ही साथ जो अनुवांशिक संसाधन है, जो अनुवांशिक संसाधन है या जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, इनको क्या करना है? पूरे विश्व में इसका समान आवंटन करना है, बांटना, समान सबको बांट देना है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा?
नहीं आया? दूसरा नहीं आया। पहला तो आप लोग जान रहे हैं, पहला इसमें बात करेगा जैव विविधता का संरक्षण, और दूसरा क्या किया जा रहा है, जो आनुवांशिक जो क्या है संसाधन है। आनुवांशिक संसाधन क्या है? ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव, मतलब कहा जाए ऐसे जीव जिसमें जीन हो, और सभी जीवों में जीन है, ठीक, उनका समान बंटवारा हो। समझ में आ रहा है? समान रूप से क्या कर दिया जाए, पूरे विश्व में बांटने का प्रयास किया जाए, ताकि डाइवर्सिटी बचेगी इससे। अगर भारत में कुछ नहीं है, अमेरिका अभी जैसे अभी क्या आया था, चीता आया था, तो क्या हो रहा, मानसिक रूप से उसकी अलग जीन है, उसको लाके भारत में दिया गया। तो वो क्या, जैव विविधता का सम्मेलन 1992 के जो प्रावधान, उसको एक तरह से देखा जाए लागू हो रहा है, हो रहा नहीं आ रहा है, हो रहा है। आपको सुनाई पड़ रहा पीछे में जो बैठी हैं, ठीक, अब दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अनुवांशिक संसाधन, ऐसे जो अनुवांशिक संसाधन है, जैसे जीव जंतु जो हैं, ठीक, मनुष्य को छोड़ के, ये नहीं मनुष्य को उठा उठा के बंटवारा करते हैं कि आप देखिए इंडियन नहीं तो उठा के इंडियन, मनुष्य को छोड़ देना है। जीन में जो जीन जैसे इसी से संबंधित है, अनुवांशिक से संबंधित, अनुवांशिक से संबंधित ही एक और सम्मेलन हुआ था, नगोया सम्मेलन। नागोया सम्मेलन का, नागोया कहाँ का था, जापान का। एक क्वेश्चन पूछेगा, नागोया प्रोटोकॉल या नागोया सम्मेलन किससे संबंधित है? अनुवांशिक संसाधनों से, अनुवांशिक संसाधनों से। अनुवांशिक संसाधन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए जैव विविधता है, अलग अलग अनुवांशिक संसाधन क्या है, डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी से भी नागोया जो सम्मेलन संबंधित था, समझ में आ रहा है? नागोया सम्मेलन का भी यही टारगेट था कि पूरे विश्व में क्या किया जाए, पूरे विश्व में जो अनुवांशिक पदार्थ हैं इनका समान रूप से वितरण किया जाए और सहयोग दिया जाए। अनुवांशिक पदार्थों का, ऐसे पदार्थ जिसमें जीन हो, समझ में आ रहा? और उसमें कहा गया था, डिफाइन कर दिया गया था, मनुष्यों को निकाल देना है। लेकिन मनुष्यों के अंदर भी तो जीन है, अब इसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करने लगोगे कि ये अमेरिकन है, थोड़ा भारत में अमेरिकन कम है, उठा ले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं करना है कि इंडियन है, अब किसी आइलैंड पे नहीं दिखाई पड़ रहा तो उठा के ले जाकर वहां पर 4-5 इंडियन को, ऐसे मनुष्यों को हटा देना है। समझिए, मनुष्यों के हटा के और जो जीव जंतु हैं, इसमें मतलब सभी जीव जंतु जीन से बने हुए हैं। वनस्पतियों में भी जीन होगी नहीं होगी, होगी, वनस्पति होगी, जीव जंतु हैं, मनुष्य को हटा के इनका समान क्या करना है, बंटवारा कोशिश करना, बांटना पूरे विश्व में। इस यही बोलते हैं अनुवांशिक संसाधन। समझ में आ गया? पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनुवांशिक संसाधनों में आ गए। इसका समान डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था जैव विविधता का सम्मेलन 1992। 2 मेन फोकस यही था इसका। अब यही तो बता दे रहा हूँ, अनुवांशिक पूछ सकता है, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? अनुवांशिक संसाधनों के समान डिस्ट्रीब्यूशन से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व में, ठीक। नगोया प्रोटोकॉल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था? जापान में। जापान हुआ था, नगोया शहर में। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 2010 को। लिख लो भैया डेट कहीं साइड में, 2000, ये अलग से लिख लेना। नगोया प्रोटोकॉल लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पहला किससे संबंधित है? अनुवांशिक संसाधनों के समान डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक। अनुवांशिक संसाधनों का समान डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो जैव विविधता बढ़ेगी, कुल मिलाकर डाइवर्सिटी को बढ़ाना काम है। समझ में आ रहा सुमन? हाँ, ऐसा नहीं समझ में आ रहा? ये तो पूरी तरह से क्लियर है ना? जिस जैव विविधता पढ़ा रहे थे यही जैव विविधता से डायरेक्टली संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। समझ रहा है? देखो, जैव विविधता का सम्मेलन में बात किया जा रहा है कि अनुवांशिक संसाधनों का समान डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कर रहा है। और नगोया प्रोटोकॉल में जो जापान में हुआ था सम्मेलन 29 अक्टूबर 2010 को, इसी को स्वीकृति, इसे अपनाया गया कि अनुवांशिक संसाधनों का समान डिस्ट्रीब्यूशन करना है। समझ रहा? ये अगर देखा जाए प्रभावी कब हुआ, क्वेश्चन बन सकता नगोया, आपको समझ आएगा
नगोया सम्मेलन किससे संबंधित है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन से या जैव विविधता से बात कर दिया जाए, ठीक, इसको कब स्वीकृति मिली, कब इसे अपनाया गया, कब इसे स्वीकृति मिली? 29 अक्टूबर 2010 से बात किया गया, ठीक। ऐसे कब नगोया प्रोटोकॉल कब से लागू कर दिया गया? वेरी गुड, 12 अक्टूबर 2014 से। अब भारत इसका कब सदस्य बना? एक सब क्वेश्चन बनता है, भारत इसका कब सदस्य बना? 11 मई 2011 को भारत इसको अपनाया। भारत इसको अपनाया, नगोया प्रोटोकॉल को भारत अपनाया 11 मई 2011 को। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये जो डेट है 29 अक्टूबर 2010 को इसको रखा, इसको मतलब इस सम्मेलन को स्वीकृति मिली और इसको अपनाया गया पूरे विश्व में कब? 12 अक्टूबर 2014। अब भारत कब अपनाया? 11 मई 2011। अच्छा समझना है? नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अनुवांशिक संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया आप लोगों को? इसी को अब इधर आ जाओ, जैव विविधता का सम्मेलन 1992। अब इसमें बात हमने बताया कि इसमें 2 मुख्य बिंदुओं पे बात किया गया। पहली कौन सी बात थी कि आपको क्या करें, जैव विविधता का संरक्षण, और दूसरा अनुवांशिक संसाधन जो है, अनुवांशिक संसाधन सबको समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं समझना, पेड़ पौधे जीव जंतु इनको सब देखिए आप लोग, ठीक, और मनुष्य को निकाल के, ठीक, इनका समान पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास करना, ताकि इससे प्रयास करेंगे तो इससे क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जैव विविधता का सम्मेलन 1992 को भारत क्यों अपनाया? भारत अपना 18 फरवरी 1994 को भारत ने अपनाया था। इतनी डेट हो गए हैं, कुछ ज्यादा डेट हो गई हैं। 18 फरवरी 1994 दिखाई पड़ा? 18 फरवरी 1994। क्लियर हो रहा नहीं आप लोगों को? इतना क्लियर आप लोगों को? अच्छा, ये आप लिख लिए क्या? जैव विविधता का सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरियो ब्राजील लिख लिए होंगे, और इसमें 2 पॉइंट लिखे नहीं लिखे। जैव विविधता का 2 पॉइंट लिख लीजिए, क्या है मेन पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक, और सब तो लिख लिए होंगे। ये दोनों मेन पॉइंट लिखवा दूं? हाँ, लिख लिए? कितने लोग नहीं लिख पाए? भाई शर्माने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि आप उसको कुछ और अच्छा काम कर रहे हो। हाँ सुन रही थी, बोलना पड़ेगा नहीं, जिसे छूटे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा ना कि आप लोग छूट जाए। आगे बढ़े तो विपिन लिखवा दे सिस्टमैटिक वे में कि आगे बढ़े? कितने लोग चाहते हैं लिखवा दें? कितने लोग चाहते हैं नहीं लिखवाएंगे? बात तो कोई हथवा नहीं उठाया, मतलब सब चाहते हैं। तुम लोग अपना कंफ्यूज हो। इसमें मैं कुछ नहीं लिखवाना चाहता हूँ, बस 2 पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ कि जैव विविधता का सम्मेलन ये सब लिख ही होंगे। कब कहा हुआ? बस ये जो 2 पॉइंट हैं इसको डिस्क्राइब करके पूरा विस्तारित में लिखवाना चाह रहा हूँ, ठीक, लिख लीजिए। जैव विविधता संबंधित सम्मेलन 1992 में इसे बोलते हैं CVD। सी से क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन नहीं होगा, कन्वेंशन। सम्मेलन की बात कर रहे हैं ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक। BD से क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी। सी से क्या हो गया? कन्वेंशन। इसे बोलते हैं CVD कब हुआ था? 1992 में। कहा हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ठीक। लेकिन क्या लिख दिए आप लोग? सम्मेलन 1992 में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर फोकस किया गया था। नंबर 1 लिखिए, जैव विविधता का संरक्षण
तथा इसके घटकों का सतत उपयोग, जैव विविधता का संरक्षण तथा इसके घटकों का सतत उपयोग। दूसरा देखिए, हो गया। दूसरा लिखे, अनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले, अनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और एक समान प्रकार से साझा करना। साझा करना। जब अगर भारत ने जैव विविधता, भारत ने CBD पे अगर हस्ताक्षर कर दिया, कब किया? 18 फरवरी 1994। तो भारत सरकार के पास अब बाध्यता हो गई है कि भारत सरकार भी इस पे कुछ काम करे। आप इसके हस्ताक्षरकर्ता बन गए हैं तो आपको भी इससे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इसको देखते हुए भारत सरकार ने अपने यहाँ, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, भारत सरकार ने अपने यहाँ जैव विविधता, लिखिए, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में पारित किया। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में, क्योंकि हमने ऑलरेडी CBD को हस्ताक्षर कर दिया था। तो हमारे पास बाध्यता होगी कि हमने अपने यहाँ जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक्ट बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमने कानून बनाया जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके साथ ही हम लोगों ने आगे बढ़े, इसी पे और काम किए। तो हमने क्या, एक और आगे काम किया, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, दिखाई पड़ रहा ना? हमने इसके आगे क्या किया? 2002 में हमने जैव विविधता अधिनियम लाया। उसके बाद 2008 में हमने क्या बनाया? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना। कैसे हम एक योजना तैयार किए, कैसे डाइवर्सिटी पूरे भारत में फैलाया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक, समझ आ रहा? सुमन, बड़ा संदेह की नजर से देख रहे हैं, जैसे समझ में आ रहा। ये एक्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002 इसलिए लाया गया कि अगर कोई डाइवर्सिटी का नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर क्या, उसके लिए कानून बनाया जाए, क्या उसे सजा का प्रावधान दिया जाए, उससे संबंधित तभी तो संरक्षण होगा। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 आया। इसको अब यहीं पे नहीं और हमें आगे बढ़ना था, तो हमें रणनीति कार्य योजना बनानी पड़ेगी, कैसे कैसे हम जैव विविधता को बढ़ाएं। इसमें जैसे वृक्षारोपण करेंगे, ये सब ऐसे इसी के माध्यम से बढ़ेगा। इसलिए एक रोड मैप तैयार किए जिसका नाम था राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना। ठीक, समझ में आ रहा ना? ये कब आई? 2008 में। इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना में हम लोग 20 और लक्ष्यों को इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं 2014 में जाके। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग समझ में आया?